ओके सर। हाँ देखो, हम लोग स्टार्टिंग से एक चीज पढ़े हैं कि हम्म। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन का मतलब क्या है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि इंडिया में कोई भी चीज कोर्ट में जाके सॉल्व होता है, हाँ या फिर हर चीज का अलग अलग ट्राइब्यूनल है। हाँ जैसे सर। कंपनी लॉ का ट्राइब्यूनल है, आज कॉम्पिटिटिव एक्ट का ट्राइब्यूनल है, सबका ट्राइब्यूनल्स है। बट प्रॉब्लम क्या हो हाँ रहा है, हर चीज तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल सॉल्व करे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोर्ट या लॉ चाहता है कि आप लोग आउटसाइड द कोर्ट कोई एक ऐसा मीडिएशन हो, कोई आदमी आपके बीच में बैठे जो आप लोगों का डिस्प्यूट को सॉल्व करवा दे। वो कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, वो कोई ऐसा कमिटी भी होता है बहुत सारा जो लोग आर्बिट्रेशन का काम करते हैं, लॉयर का कोई टीम हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन में। तो देखो पहला क्वेश्चन मिला, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मतलब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ऑल्टरनेटिव क्या है, कोर्ट्स के अलावा या ट्राइब्यूनल्स के अलावा, और वो कैसे काम करता है, व्हाट आर द एरियाज इन विच एडीआर वर्क। अब क्रिमिनल केस में तो एडीआर काम नहीं करेगा ना, नहीं सर। तो वही चीजें हैं कि कहाँ काम नहीं करेगा या कहाँ काम करेगा। तो एडीआर है क्या और ये कहाँ काम करेगा। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेफर्स टू मीन्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट रूम। जो हम तुमको बोला, हाँ कोर्ट सर। के बाहर मैटर को सेटल करना। इट इंक्लूड्स अर्ली न्यूट्रल इवेल्युएशन, पहले उसको इवेल्युएट किया जाएगा न्यूट्रली, मतलब किसी के पक्षपात नहीं होगा, कोई बायसनेस नहीं। उसके बाद उसको नेगोशिएशन होगा, मतलब दोनों में बैठ के बातचीत किया जाएगा, और फिर कंसिलिएशन एंड मीडिएशन होगा, मतलब वो लोग तुमको कोई सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो ये बहुत तरीका है। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ये चारों ही तरीका है। ये 4 तरीका है एक्चुअली में, हाँ सर। किसी भी चीज को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने का। एज बर्गोइंग कोर्ट एक्यूज अराइजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड टाइमिंग डिले कंटिन्यू टू प्लीड लिटिगेशन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम जो है वो कॉस्टली भी है, और उसमें क्यू यानी लाइन लगता है, और टाइम डिले भी होता है सोल्यूशन आने में, जिसके कारण कई बार चीजें अटक जाती है। इसलिए ये सिस्टम लाया गया। तो व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स। तो देखो 4 बोला, कंसिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और नेगोशिएशन। 4 तरीका है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। हाँ। लेकिन उन 4 में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा 2 है, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। नेगोशिएशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अटेम्प्टेड फर्स्ट टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। सबसे पहले तो वैसे नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन का सिंपल मीनिंग है हम दोनों ही बैठ के आपस में बात कर लें। हाँ मतलब तेरे मेरे बीच में कोई चीज को लेकर झगड़ा है कि 2 लाख देना है कि 2.5 लाख देना है, तो चल दोनों मिलके मामला जमीना निपटाते हैं, 2,10,000 दो और मैटर खत्म करते हैं। हाँ। तो हम दोनों मिलके कोई मैटर को रिजॉल्व कर लिए, वो हुआ नेगोशिएशन। मतलब जहाँ पे किसी तीसरे पर्सन का आपको उतना इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है। ये ज्यादा हुआ कि कोई तुमको और हमको जानता है, वो आदमी आगे बीच में बैठ के बात कर दिया। तो सबसे पहले तो यही तरीका अपनाया जाता है कि डिस्प्यूट यही खत्म हो जाए, झमेला क्यों किसी तीसरा पर्सन तक मैटर जाए, है ना। तो ये सबसे पहला तरीका है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। नेगोशिएशन अलाउज द पार्टीज टू मीट। देखो क्या बोला, नेगोशिएशन का मतलब क्या है, पार्टीज आपस में मीट करेगा और डिस्प्यूट को सेटल कर लेगा। इसमें जनरली थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों इस मैटर को कंट्रोल करेंगे। अब 2 भाई में झगड़ा है, हाँ, कि किसका प्रॉपर्टी कितना, तो बेटर है ना तीसरा आदमी क्यों इन्वॉल्व हो, कोई रिश्तेदार रिलेटिव क्यों इन्वॉल्व हो। फालतू रिश्तेदार और रिलेटिव आएगा, लोग झगड़ा को बढ़ा भी तो सकते हैं, भड़का गया, है ना। उससे अच्छा है मान लो देवराज और नीरज 2 भाई है, दोनों में कोई मैटर को प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, दोनों मिलकर बैठ के बात करके मामला खुद ही सुलझा ले। जिसे इंडिया में इसके लिए पंचायत सिस्टम भी बोलते हैं। पंचायत बैठेगा और कुछ सीनियर लोग बैठेंगे और आपस में मैटर को सॉल्व करवा देंगे। हाँ सर।
अब आया तो सर इंडिया में ये तो हो गया खुद नेगोशिएट कर लेना। एक सबसे ज्यादा पॉपुलर है लेकिन आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। हाँ ठीक है, तो अब बता रहा आर्बिट्रेशन क्या है। तो आर्बिट्रेशन, टू पार्टीज इन डिस्प्यूट अपॉइंट अ थर्ड पर्सन। दो जो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है वो लोग अपॉइंट करेंगे एक थर्ड पर्सन को अपना डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ये भी आउट ऑफ द कोर्ट ही हो रहा है। हाँ, ये भी आउट ऑफ द कोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग थर्ड पार्टी को अपॉइंट किए, तुम भी और हम भी मिलके एक आदमी डिसाइड किया। मान लो तुम भी अभिषेक सर को जानते हैं, हम भी अभिषेक सर को जानते हैं। हम लोग बोले काम करो, अभिषेक सर को अपॉइंट करो, वो जो सॉल्यूशन देंगे हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आर्बिट्रेशन। इसको भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन माना गया। तो इंडिया में मेनली तीन ही पॉपुलर है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और नेगोशिएशन। नेगोशिएशन पार्टी खुद में कर लिया। हाँ, ठीक है, और आर्बिट्रेशन या मीडिएशन मतलब हम लोग एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेंगे आउट ऑफ द कोर्ट, वो मैटर को सॉल्व करेंगे। तो यही इस चैप्टर का मेन थीम है। अब बोला कौन कौन से एरिया है जहां पे ये एडीआर काम करेगा। ऑलमोस्ट ऑल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग कमर्शियल डिस्प्यूट भी सॉल्व करेगा ये। सिविल, लेबर लॉ मतलब लेबर को लेकर डिस्प्यूट, या फैमिली डिस्प्यूट। तो कमर्शियल मतलब बिजनेस का डिस्प्यूट, सिविल लेबर मतलब ये लेबर लॉ वगैरह का झमेला, लेबर और एम्प्लॉइज के बीच का झगड़ा, और फैमिली डिस्प्यूट तो समझ में आता है, ये दो भाइयों का या फैमिली मेंबर का झगड़ा। हाँ, ठीक है, इनमें एडीआर काम करेगा। मतलब सीधा बात है सर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और वो सब में एडीआर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये है इस चैप्टर का मेन थीम और ये कहाँ काम कर रहा है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका सर, ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से सॉल्व करवा लिए चीजों को। वैल्यूएबल टाइम बचाता है क्योंकि जल्दी सोल्यूशन होता है, फालतू का पैसे का वेस्टेज नहीं है। कोर्ट केस में तो बहुत लॉयर अपॉइंट करो, ये अपॉइंट करो, बहुत झगड़ा, बहुत पेपर वर्क, बहुत सारा खर्चा है, और कम स्ट्रेस देता है। जहां पे वर्कलोड, कोर्ट का प्रेशर कम हो जाएगा, ये भी एक बेनिफिट है कि कोर्ट पे प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये कोर्ट का सप्लीमेंट्री नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस मैटर में फिर कोर्ट नहीं जा पाएंगे, या ये सब मैटर को कोर्ट देखता ही नहीं है। फिर सप्लीमेंट्री नहीं है ये, तुम लोग चाहो तो ये कर लो, नहीं तो कोर्ट तो जिंदाबाद है ही ना। और इंडिया में तीन ही मेन पॉपुलर है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन, जो तीन पढ़ना है अपने को आगे। ठीक है, ये था ये टॉपिक। अब आओ, व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या है। तो आर्बिट्रेशन का मतलब तो पहले क्लियर है, दो पार्टी मिलके एक थर्ड पार्टी अपॉइंट करे जो कोर्ट का मैटर को सॉल्व करके, जो हमारा मैटर को सॉल्व करके देगा। तो एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या है, नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन and therefore the parties are required to determine all aspects of the arbitration like number of arbitrators, manner of their appointment। यानी सीधा बात है, कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू आर्बिट्रेशन नहीं हो रहा। एक मिनट, एडहॉक आर्बिट्रेशन मतलब क्या है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। देखो नॉर्मली आर्बिट्रेशन में क्या होता है ना देवराज, हम लोग बाहर के एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट, इंस्टीट्यूशन होता है कोई कोर्ट जैसा, जहां हम लोग जाके बोलते हैं, वो लोग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देते हैं। लेकिन एडहॉक का मतलब कोई बाहर का इंस्टीट्यूशन नहीं अपॉइंट करेगा, हम और तुम ही अपॉइंट करेंगे। तो मतलब हम और तुम ही सारा चीजों को डिसाइड करेंगे कि कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होगा उनका, मतलब कैसे चॉइस होगा। मान लो हम और तुम डिसाइड किए 3 आर्बिट्रेटर होंगे, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन 3, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, कैसे आर्बिट्रेशन का मतलब मीटिंग होगा, ये सब कुछ हम और तुम ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि तेरे मेरे बीच का झगड़ा है। ठीक, हाँ सर। नॉर्मली क्या होता है सर, आर्बिट्रेशन में एक इंस्टीट्यूशन होता है कोर्ट जैसा ही, जहां तुम जाके बोलो, वो लोग आदमी भेज देगा मैटर को सॉल्व करवाने। लेकिन एडहॉक का मतलब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, हम और तुम ही डिसाइड कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इज अ प्रोसीडिंग दैट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड
by others and require the party to make to their own arrangements. कोई बाहर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा जो तुमको सब कुछ करके देगा, तुम लोग और हम ही लोग मिलके सब कुछ एडजस्ट करेंगे. तो ऊपर जो बात बोला उसी को यहाँ पे बोला. इसका एडवांटेज बता दिया, ये फ्लेक्सिबल है, चीपर है, फास्टर है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है. जैसे मेरा एग्जांपल था, अभिषेक सर को हम और तुम मिलकर डिसाइड कर लिए. हाँ. तो ये हुआ एडहॉक. ठीक है. अब स्टेट द रीजंस एंड पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन. क्यों दुनिया में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बनाना पड़ा अलग से? ये तो हो ही जा रहा था नॉर्मली, फिर हम लोग किसी भी तीसरा आदमी को अपॉइंट करके कर ही ले रहे थे, तो इसके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्यों बनाना पड़ा? मतलब गवर्नमेंट को एक कोर्ट के पैरेलल एक और सिस्टम क्यों पूरा एक्ट वाइज बनाना पड़ा आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन के लिए? तो देखो, बोला आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बना था, जो बाद में अमेंडमेंट होकर बना एक्ट 2015. ये ना एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, क्योंकि एडहॉक आर्बिट्रेशन में कोई भी अपॉइंट हो रहा है, कोई भी सॉल्यूशन दे रहा है, बाद में पार्टी उसको नहीं मान रहा है, बहुत झमेला हो रहा है. तो गवर्नमेंट या लॉ चाहता था कि इसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे आ जाए. क्योंकि देखो, फैमिली का झगड़ा में गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, बट बिजनेस डिस्प्यूट्स में तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो रहा था ना, कि थर्ड पर्सन अपॉइंट करके बिजनेस डिस्प्यूट सॉल्व हो, और उसमें फिर बायसनेस का झगड़ा या पार्टी नहीं मान रहा है इसका झगड़ा, प्रॉब्लम्स तो था. और बिजनेस डिस्प्यूट में गवर्नमेंट को लग रहा है ये फाइनेंशियली हैम्पर करेगा चीजों को, है ना. तो गवर्नमेंट चाहता था कि इसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम बन जाए. इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट बिजनेस लॉज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का पूरा अलग प्रोसेस बनाया बिजनेस मैटर के लिए. फैमिली मैटर के लिए गवर्नमेंट बोला जो करना है वो कर लो, बट बिजनेस मैटर के लिए हम लोग प्रोसेस दे रहे. तो द एक्ट रिकॉग्नाइज द ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज इन द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंड एबोलिश द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द अवार्ड एंड मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ द कोर्ट. एक्ट क्या किया? एक्ट बोला आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए हम लोग एक ट्राइब्यूनल ही बना देते हैं अलग से, और उसमें कोर्ट का रोल एकदम छोटा रहेगा. एबोलिश द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. फिर तुम कोर्ट में नहीं जाओगे उस मैटर को लेके. पहले क्या हो रहा था, जब ये एक्ट नहीं बनाता था लोग फिर इस मैटर को कोर्ट में भी ले जा रहे थे. तो पहले आर्बिट्रेशन में टाइम बर्बाद, फिर कोर्ट में मैटर. तो गवर्नमेंट बोला कि हम लोग इसमें जो आर्बिट्रेशन जो डिसीजन देगा उसको अवार्ड बोलते हैं. कोर्ट आर्बिट्रेशन ये लोग जो डिसीजन देते हैं उसको अवार्ड बोलते हैं. अवार्ड मतलब वो स्टेज पे मिलने वाला अवार्ड नहीं, उनका डिसीजन को अवार्ड नाम दे दिया. तो ये जो लोग अवार्ड देगा उसमें कोर्ट सुपरवाइज नहीं करेगा, उसको कोर्ट में वापस रिव्यू के लिए ज्यादातर चांस में नहीं जाना होगा. मतलब मैक्सिमम में नहीं जाना होगा. कुछ केस में गवर्नमेंट इसमें एक्सेप्शन रख दिया कि ठीक है, आर्बिट्रेशन का डिसीजन को फिर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल को पूरा ऑटोनोमस पावर दे दिया, उसको और स्ट्रेंथ दिया और पावर दिया गया टू डिसाइड ऑन जुडिशियल एंड कंसीडर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. आर्बिट्रेशन के बाद जो एग्रीमेंट बन जाएगा, दोनों पार्टी मान लिया एक सोल्यूशन को, तो आपस में एक एग्रीमेंट साइन होगा, उसको ज्यादातर केस में कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. ये भी इसको पावर दे दिया फिर. ठीक है. तो पार्लियामेंट से इसका पूरा अलग से लॉ पास कर दिया, इसका और लीगल फ्रेमवर्क बना दिया पूरा. इसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म को फैसिलिटेट किया गया. मतलब गवर्नमेंट और कोर्ट मिलके वहां पे बहुत सारे लोगों को बैठाया जो लोग एक्सपर्ट्स हो, थोड़े पढ़े लिखे हो, ज्यादा नॉलेजेबल हो लीगल पॉइंट्स के. वही हो गए ना रिटायर्ड जज. तो वो लोग को अपॉइंट किया. डिस्प्यूट सेटलमेंट को बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया, इसका कॉस्ट बहुत कम रखा और जल्दी सॉल्यूशन का स्कोप लेकर आया. तो ये सब गवर्नमेंट कर दिया ताकि झमेला कम हो. तो इसके लिए प्रॉपर एक्ट और रूल्स बना दिए. अब बोला एक्सप्लेन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. अच्छा, वैसे इंटरनेशनल बॉडी भी एक तो
हम्म इंटरनेशनल मैटर्स को सॉल्व करके देगा आर्बिट्रेशन के थ्रू। हम्म चलो वो भी बताया। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मींस आर्बिट्रेशन रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशन whether contract or not considered as commercial under law in force in India and at least one of the parties is national। अगर मान लो कोई ऐसा इंडियन मैटर है जिसमें एक पार्टी इंडियन है कम से कम, तब ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन काम करेगा। अरे ऑब्वियस सा बात है, इंडिया अगर आर्बिट्रेशन का लॉ बना रहा है, दोनों पार्टी फॉरेनर है, वहां पे वो लॉ काम करेगा क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोला कि एक पार्टी कम से कम इंडियन होना पड़ेगा, इंडियन रेसिडेंट, तब होगा। अब बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, एक पार्टी अगर इंडिया का एक पार्टी बाहर का होगा तो चलेगा, एक कंपनी इंडिया का एक कंपनी बाहर का होगा। फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब सीधा बात है कुछ फॉरेन कुछ इंडियन इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन काम करेगा। हाँ ठीक है, एक गवर्नमेंट इंडिया का एक गवर्नमेंट फॉरेन का झगड़ा हो रहा है तब, तो ठीक है, तो ये हो गया। अब एक केस लॉ भी दे दिया है। राम एंड श्याम एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू रेफर अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू जेन्युइननेस ऑफ अ विल। एक दो भाई है, उनका पापा एक विल बना के गया, वो लोग को लग रहा है एक भाई को लग रहा है ये विल डुप्लीकेट है, मतलब दूसरा भाई चीटिंग बाजी से बना लिया होगा। हाँ, ये लोग विल जेन्युइन है कि नहीं इसको लेके केस किया इन एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। In spite of this, श्याम commenced proceeding relating to the dispute in the district court। लेकिन श्याम क्या किया, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस कर दिया। राम filed an application for stay on legal proceeding under the Arbitration and Reconciliation Act। तो राम कोर्ट में क्या बोला कि वो कोर्ट वाला मैटर रुकवाओ क्योंकि अभी आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है। तो देखो दो भाई का झगड़ा है कि विल सही है कि गलत है। हाँ, और एक भाई श्याम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस कर दिया। अब राम बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस रोको जब तक आर्बिट्रेशन का आंसर नहीं आए। क्या यहाँ पे राम सक्सीड करेगा? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस रोका जाएगा? हाँ, नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोला, राम विल नॉट सक्सीड ऑफ द आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन एक्ट प्रोवाइडेड सर्टेन डिस्प्यूट रिलेटेड टू टेस्टिमेटरी मैटर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का मैटर। हाँ, ये डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड है कि नहीं, इसको आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते। यहाँ पे दो भाई इस बात पे झगड़ा नहीं कर रहे कि प्रॉपर्टी किसका, यहाँ पे मैटर इस बात का है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं। वो लीगल डॉक्यूमेंट कहाँ बना था? वाया कोर्ट ही बनता है ना। तो जब वाया कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट बना होगा उसको तुम आर्बिट्रेशन में चैलेंज नहीं कर सकते, वो तो कोर्ट में ही जाएगा मैटर। हाँ, तो यहाँ पे बोला व्हेन सम स्पेशल एंड स्पेसिफिक लॉ इज एनेक्टेड फॉर द पर्पस, कोई अगर कोई पर्पस है जिसके लिए स्पेशल लॉ अलग से बना हुआ है, वो मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे राम केस को रुकवा नहीं पाएगा, मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। नेक्स्ट, हाउ हैज द कोर्ट बीन डिफाइंड अंडर द आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन में कोर्ट का मतलब क्या है? तो बोला देखो, तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज इन अ डिस्ट्रिक्ट, उसको कोर्ट बोला, जिसमें हाई कोर्ट भी आ गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोर्ट माना है। हाँ। सिविल कोर्ट जो है उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना है, हाई कोर्ट को भी कोर्ट माना है। कोई अगर सिविल के देख, वैसे भी क्रिमिनल केस तो आर्बिट्रेशन में एक्ट में है ही नहीं, तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन एक्ट सिविल लॉ पे ही एप्लीकेबल है, सिविल और कमर्शियल। हाँ सर। तो सिविल कोर्ट वाला ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यहाँ कोर्ट माना है। हाई कोर्ट भी जो सिविल जुरिडिक्शन का हाई कोर्ट है उसको ही कोर्ट माना है यहाँ पे। ठीक है। हाँ सर। और इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी, हाई कोर्ट वहां पे सिर्फ हाई कोर्ट को कोर्ट माने। तो अगर नेशनल मैटर है तो सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कोर्ट माना है और हाई कोर्ट सिविल जुरिडिक्शन वाला को भी कोर्ट माना है। लेकिन अगर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्राइब्यूनल वाला मैटर है तो वहां पे सिर्फ हाई कोर्ट को कोर्ट माना है। ठीक है ना, मतलब वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोर्ट नहीं माना है।
तो वहां मैटर आर्बिट्रेशन में जा सकता है मतलब। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको माने? कोई आदमी मर गया है तो लॉ जिसको रिप्रेजेंट करने अलाउ करे, मतलब वही हो गया एक आदमी का बेटा, एक आदमी की बेटी, एक आदमी का वाइफ, माँ बाप। तो जो आदमी मर चुका है उसका कोई आदमी जिसको लॉ अलाउ कर रहा है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। A person with intermediaries with the state of the proceedings, या कोई इंटरमीडियरी है, तेरे मेरे बीच में कोई केस है, एक आदमी मर गया, ठीक है, तो जो दोनों के बीच में कोई इंटरमीडियरी तो था, सर, उसको माना लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अ पर्सन ऑन होम द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन डिवोर्स, एक आदमी के मरने के बाद उसका प्रॉपर्टी जिसको जाएगा वो उस आदमी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। मतलब मेरे बाद मान लो मेरा बेटा है या बेटी को प्रॉपर्टी जाएगा, हम बोल के गए कि मेरी इस बेटी, मान लो मेरी 2 बेटी है, मेरे मरने के बाद मेरी इस बेटी को प्रॉपर्टी मिलेगा, तो वो मेरी स्टेट की ओनर हो गई मेरे बाद, तो वो मेरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगी। ठीक है। या फिर कोई आउटसाइडर को जब अपॉइंट करते हैं, मेरा एग्जीक्यूटर या मेरा एडमिनिस्ट्रेटर, वही हो गया कंपनी का मैनेजर। अब कंपनी में बहुत सारा फैक्ट्रीज होता है, हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट पढ़े हैं। सर। तो हर फैक्ट्री का एक मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है जो उस फैक्ट्री को चलाएगा, क्योंकि ओनर को तो सब जगह रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते ना। सर। अब रिलायंस का 500 फैक्ट्री है, तो 500 फैक्ट्री में क्या अंबानी ही रिस्पॉन्सिबल होगा हर झमेला के लिए? नहीं सर। तो फिर वहां का मैनेजर या कोई भी जो उस क्या बोलते हैं फैक्ट्री को चलाने वाला, तो वो हो जाएगा यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कोई आदमी को मेरे बिहाफ में हम ड्यूटीज दिए कि मेरे बिहाफ में ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, तो वो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। लीगल हेयर तो ऊपर भी बोला था, यहाँ फिर बोल दिया, मेरे मरने के बाद जो भी मेरा लीगल हेयर है, जो मेरे प्रॉपर्टी का ओनर बनेगा। तो ये सब मरने के बाद विडो, हस्बैंड मर गया तो उसके विडो, ठीक है ना, ये लोग को माना गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो नॉर्मली जो हम लोग जानते थे वही लोग को माना है बेटा। ठीक है। जो जैसे गांव देहात में जमींदार होता है, तो जमींदार का वो नहीं होता है मुनीम जी, तो वो मुनीम जी लोग यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। कोई अगर ट्रस्ट है तो उसका ट्रस्टी या नया ट्रस्टी जो भी अपॉइंट होगा वो लीगल नॉमिनी हो जाएगा। मतलब हम एक ट्रस्ट का ट्रस्टी है तो मेरे बाद कोई और ट्रस्टी बनेगा, तो वो आदमी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। तो नॉर्मली जो उसको अपने नॉर्मल लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं उन्हीं को तो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना है। तो सब कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो मेरे बाद उस चीज के ओनर बन रहे हैं। अब बोला आर्बिट्रेशन अवार्ड का मतलब क्या, तो हम पहले ही तुमको समझा दिया था। यहाँ अवार्ड मतलब वो अवार्ड रिवॉर्ड वाला अवार्ड नहीं है। यहाँ अवार्ड या रिवॉर्ड का मतलब है वो जो डिसीजन देगा कोर्ट, डिसीजन देना है। हाँ, तो देखो आर्बिट्रेशन अवार्ड किसको माना, इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड को भी। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, देखो नॉर्मल डिसीजन तो डिसीजन है ही, कोई इंटरिम डिसीजन दे रहा है वो भी डिसीजन माना जाएगा। पूरा मैटर का सॉल्यूशन अभी नहीं दिए, लेकिन बोले तब तक ये भाई प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेगा। मान लो एक फ्लैट एक भाई के अंडर में, अब छोटा भाई भी केस किया कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, पापा मेरे को दे के गए थे, बड़ा भाई खाली रह रहा था, बट पापा बोले थे मेरे बाद ये प्रॉपर्टी छोटा बेटे का होगा। तो केस तो मैटर में जाएगा कोर्ट में, आर्बिट्रेशन में। तो अगर मैटर आर्बिट्रेशन में लेके जा रहे हैं तो अगर कोर्ट एक बार बोलता है, आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल एक बार बोलता है ना कि जब तक कोर्ट का सेटलमेंट नहीं आए तब तक बड़ा भाई प्रॉपर्टी को कुछ यूज नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, कोई काम नहीं लगाएगा, तो वो इंटरिम डिसीजन हो गया। मतलब सॉल्यूशन के पहले, मेन सॉल्यूशन के पहले अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन कोर्ट देता है उसको इंटरिम बोलते हैं। ड्यूरिंग द फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया अभी, ड्यूरिंग द केस पेंडिंग में कोई डिसीजन है तो वो भी अवार्ड ही माना जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्या बोला था, डेफिनेशन डज नॉट गिव मच डिटेल ऑफ द इंटीग्रेंट्स ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। ये इस चैप्टर में इस अवार्ड का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया। तो नॉर्मल लॉजिक तो यही बनता है, तो वही नॉर्मल लॉजिक को डेफिनेशन मान लिया गया। हालांकि कुछ बातें एसेंशियल है एक आर्बिट्रल अवार्ड होने के लिए,
पहला बात तो अवार्ड राइटिंग में होना चाहिए। कोर्ट या ट्राइब्यूनल मुंह से कोई बात बोले वो डिसीजन नहीं माना जाता। वैसे भी सर ट्राइब्यूनल या कोर्ट ओरली कुछ नहीं बोलता है ना। हाँ सर। ओरली बोला हुआ बात तो केवल डिस्कशन माना जाएगा, वो डिसीजन कैसे मानना। हाँ। तो यहाँ पर राइटिंग में होना चाहिए। अगर एक ट्राइब्यूनल में 5 मेंबर है तो मेजोरिटी यानी 3 का साइन होना चाहिए, 3 है तो मेजोरिटी यानी 2 का साइन होना चाहिए। मतलब मेजोरिटी मेंबर, अब ऑब्वियस बात है, अगर आर्बिट्रेटर या ट्राइब्यूनल या कोर्ट कोई भी कभी कोई डिसीजन देता है विदाउट सिग्नेचर, कोई डिसीजन का कोई वैलिडिटी होता है क्या? नहीं सर। नहीं। अच्छा, रीजन देना पड़ेगा। हालांकि अगर पार्टीज एग्री कर गया कि विदाउट रीजन भी ये डिसीजन हम लोग मान ले रहे हैं तो अलग बात है। हाँ। अदरवाइज डिसीजन देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। या फिर दोनों पार्टी आपस में कोई एग्री कर लिया था कि अभी तो कोर्ट का डिसीजन नहीं आया ट्राइब्यूनल का या आर्बिट्रेशन का, लेकिन दोनों पार्टी बोले हम लोग ये सॉल्यूशन मान लेंगे, तो ट्राइब्यूनल बोलेगा या आर्बिट्रेशन बोलेगा जब तुम लोग मान ही लियो तो हम भी इसी को ओके कर देते हैं। देखो दो तरीका होता है ना डिस्प्यूट सेटलमेंट का, या तो ट्राइब्यूनल कोई डिसीजन दे दोनों पार्टी मान ले, हाँ, या दोनों पार्टी केस चलते चलते कोई बात बोले चलो यार झगड़ा खत्म करते हैं, ये बात को डन करते हैं, और फिर दोनों पार्टी ट्राइब्यूनल के सामने या आर्बिट्रेशन के सामने जाके बोले कि सर हम लोग ये सॉल्यूशन पे एग्री करते हैं दोनों, तो ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? नहीं नहीं तुम लोग कैसे एग्री कर सकते हो, डिसीजन तो हम देगा, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं। ट्राइब्यूनल बोलेगा बढ़िया बात है भाई, तुम लोग बहुत बढ़िया काम किया, आपस में झगड़ा सलटा लिए। तो ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रेशन क्या करेगा? उस पर स्टैंप लगा के ओके कर देगा। हाँ। तो वहां उसको कोई रीजन देना पड़ेगा क्या? अब आर्बिट्रेशन डिसीजन ही नहीं दिया तो रीजन क्यों देगा? ये डिसीजन तो आर्बिट्रेशन नहीं दिया ना, ये डिसीजन तो आपस में पार्टी एग्री कर लिया। हाँ। तो उस मैटर में भी फिर आर्बिट्रेशन को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं कि वो ये डिसीजन क्यों दे रहे, क्योंकि पार्टी ने तो मान लिया ऑलरेडी। पार्टी ने खुद से ही डिसीजन ले लिया है कि हम लोग इस बात पे एग्री कर लेंगे। जहां ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रेशन कोई डिसीजन खुद से नहीं बोला, पार्टीज एग्री कर लिया पहले ही, तो दो केस में रीजन देने का जरूरत नहीं है। ट्राइब्यूनल कोई डिसीजन दे रहा है या आर्बिट्रेशन कोई डिसीजन दे रहा है और पार्टी बोल रहा है हम लोग एग्री कर लेते हैं आप जो बोल रहे हो, तो फिर वहां पे रीजन देने का कोई जरूरत नहीं बचा। है ना? या फिर पार्टीज खुद से कोई डिसीजन पे पहुंच जाए, आपस में कोई बात पे एग्री हो जाए, तो भी फिर रीजन देने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज नॉर्मली आर्बिट्रेशन जब कोई डिसीजन देगा तो उसको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे, किस दिन किस डेट पे किस जगह कब अवार्ड दिया वो वहां पे मेंशन होना चाहिए उस पेपर के ऊपर। दोनों पार्टी को एक एक कॉपी साइंड कॉपी मिलना चाहिए। और अगर कोई इंटरिम डिसीजन है, मतलब ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अगर ट्राइब्यूनल को डिसीजन दिया है, कोई इंटरिम अवार्ड पास किया है, तो वो भी अलग से लिखना चाहिए कि ये फाइनल अवार्ड नहीं है, ये इंटरिम अवार्ड है, अभी फाइनल अवार्ड बाद में आएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपके कॉमन पॉइंट है। इफ एनी आर्बिट्रल अवार्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ मनी द आर्बिट्रल में इंक्लूड इंटरेस्ट इन इट्स अवार्ड सच रेट। अच्छा, अगर कोई पेमेंट का बात हो रहा है, ट्राइब्यूनल बोल रहा है ये पार्टी इस पार्टी को इतना रुपया देगा, है ना, तो ट्राइब्यूनल को सिर्फ रुपया बोल के आंसर स्टॉप नहीं करना है। ट्राइब्यूनल को ये बोलना पड़ेगा कि अगर रुपया देने में देरी होता है तो इंटरेस्ट कितना देगा, और वो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना लगा सकते हैं, 2% हायर देन द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग द डेट ऑफ अवार्ड। मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है बैंक की तरफ से, उससे 2% से और ज्यादा वो नहीं दे सकता। मतलब मार्केट में मान लो 6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो ट्राइब्यूनल मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट लगा सकता है? 8%। तो ये भी एक पॉइंट अच्छा है। और आर्बिट्रेशन का कॉस्ट कौन बियर करेगा? या ट्राइब्यूनल पहले ही फिक्स कर देगा, या तो दोनों पार्टी बियर करेगा, या फिर अगर कोई एक पार्टी एग्री कर लिया कि ये खर्चा हम देने को तैयार है तो वो बियर करेगी। तो ये सब कुछ कॉमन बात है जो अवार्ड के बारे में। हाँ। बाकी अवार्ड का मतलब सिंपल है, डिसीजन, और अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम डिसीजंस आल्सो। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट? ये भी ज्ञानबाजी का टॉपिक है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जब दोनों पार्टी जिस बात पे एग्री कर रहे हैं, या जो भी डिसीजन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल दिया है
उसको कोई पेपर पे राइटिंग में होगा ना, हाँ और उस पे आर्बिट्रेशन का स्टैंप होगा, सिग्नेचर होगा, जो लोग वहां बैठे थे डिसीजन करने के लिए। और ये नॉर्मल पेपर पे होगा कि स्टैम्प पेपर पे होगा? स्टैम्प पेपर पे होगा। इसीलिए उसको एग्रीमेंट का नाम दिया गया। हम्म तो बोला द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस एग्रीमेंट मेड बाय द पार्टीज सबमिट टू द आर्बिट्रेशन ऑन सर्टेन डिस्प्यूट व्हिच हैव बीन arise between them in respect of defined legal relationship whether contractual or not, an arbitration agreement must be in writing। तो दोनों पार्टी जो बात पे आपस में एग्री कर लिया या ट्राइब्यूनल का डिसीजन को मान के एग्री कर लिया, हाँ उस पे दोनों पार्टी राइटिंग में लाएगा, साइन करेगा, है ना? हाँ सर। उसी को एग्रीमेंट कहा गया। ये तो ज्ञानबाजी का आंसर था। यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर ऑब्टेनिंग इंटरिम रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट व्हेन देयर एग्जिस्ट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज। अब यहाँ पे कोर्ट का बात आ रहा है, थोड़ा सा कुछ बोल रहा है, इस बात का प्रोविजन का रूल बताओ कि जहां पे इंटरिम रिलीफ हम कोर्ट से ले सकते हैं, जहां पे पार्टीज के बीच में कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी है। फिर भी बोला बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग or at any time after making the arbitral award but before it enforced, a party may apply to a court in following cases। तो पहला बात तो तुम कोर्ट कब जा सकते हो वो समझाया। आर्बिट्रेशन में जाने के पहले, हाँ आर्बिट्रेशन चलते वक्त, हाँ या आर्बिट्रेशन का डिसीजन तो आ गया लेकिन वो डिसीजन अब तक एनफोर्स यानी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, हाँ उसके पहले तक तुम कोर्ट में इंटरिम सॉल्यूशन के लिए जा सकते हो। किस किस केस में? गार्जियन का अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ तो देखो यहां बोला क्या, इन द फॉलोइंग केसेस, कि माइनर का गार्जियन कौन होगा या अनसाउंड माइंड का गार्जियन कौन होगा आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन के केस के लिए इस मामले में जाया जा सकता है। इंटरिम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, और भी किस किस मैटर में जा सकते हो कोर्ट? द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरिम कस्टडी ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जिस चीज के लिए आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है वो कोई बिक्री नहीं कर पाए या अपने कस्टडी में नहीं रख पाए, इसके लिए तुम कोर्ट जा सकते हो। सिक्योरिंग द डिस्प्यूट इन द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, कितने रुपए के लिए केस होगा ये अमाउंट डिसाइड करने के लिए कोर्ट जा सकते हो। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को चेकिंग करवाने के लिए, रुकवाने के लिए तुम कोर्ट जा सकते हो। इंटरिम इंजंक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, रिसीवर कौन होगा उसका अपॉइंटमेंट के लिए कोर्ट जा सकते हो। इंटरिम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मे अपीयर इन द कोर्ट, कोई प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कि इसमें मेरे को नुकसान हो सकता है या जो गवाह है उसको थ्रेटनिंग हो सकता है, ये सब के लिए तुम कोर्ट में जा सकते हो। कब? अवार्ड होने, केस चालू होने के पहले, केस चल रहा है तब, और या फिर अवार्ड डिक्लेयर हो गया है लेकिन अब तक एनफोर्स नहीं हुआ है तब तक। एनफोर्स हो गया उसके बाद आर्बिट्रेशन को मैटर में कोर्ट में चैलेंज मैक्सिमम केस में नहीं होगा। ठीक है। In this, in the all cases, court have same power for making order। कोर्ट के पास पूरा पावर होगा ऑर्डर केस करने का प्रोसीडिंग्स के पहले पहले। अब आ जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अब पर्सन हु इज अपॉइंट, आर्बिट्रेटर कौन होता है पहले तो ये समझाया। अच्छा, जिसको अपॉइंट किए हैं, जो कोर्ट का सोल्यूशन, जो केस का सोल्यूशन देगा, जो सुनाई करेगा दोनों पार्टी को और सोल्यूशन देगा अल्टीमेटली, वो आर्बिट्रेटर हो गया, मतलब एक टाइप का जज उस ट्राइब्यूनल का। हाँ, तो आर्बिट्रेटर अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द डिफरेंस एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू पार्टीज। म्यूचुअल कंसेंट से जो अल्टीमेटली सॉल्यूशन करवाएगा उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे? पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन, पार्टी जनरली फ्री है कितना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, लेकिन वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवन में झमेला है ना। 4 आर्बिट्रेटर रख के 2 तुम्हारे फेवर में आ जाए, 2 मेरे, तो क्या होगा? फिर तो मैटर अटक जाएगा ना सर। हाँ, इसीलिए इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर रखो, बेटर होगा। इफ द पार्टीज फेल टू मेक अ डिटर्मिनेशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल,
अगर पार्टी डिटरमाइन नहीं कर पाया कौन आर्बिट्रेटर होगा तो फिर ट्राइब्यूनल अपॉइंट करके देगा तुमको। और जब ट्राइब्यूनल अपॉइंट करेगा तो सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, मतलब एक आर्बिट्रेटर भी हो सकता है। हाँ ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, तो द पर्सन ऑफ एनी नेशन, कोई भी देश का हो सकता है वो। हाँ, अनलेस एंड अनटिल पार्टी बोला था दोनों इंडियन होना चाहिए तब अलग बात है। द पार्टीज आर फ्री टू एग्री टू प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटमेंट, पार्टी फ्री है कैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, कैसे डिसाइड होगा कौन आर्बिट्रेटर बनेगा, पार्टी खुद डिसाइड करेगा। अगर वो लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे तो 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा और फिर एक आर्बिट्रेटर, वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर अपॉइंट करेंगे। अगर पार्टीज आर फेल टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज, और अगर वो 2 आर्बिट्रेटर भी तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए तो न तो पार्टी तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर पा रहे हैं, न पार्टी 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो आर्बिट्रेटर हम लोग अपॉइंट किया वो तीसरा आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे 30 डेज के अंदर। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लोग हमारे लिए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके दें। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन ऑथराइज एनी पर्सन, वो लोग किसी और को ऑथराइज करेगा। किसको ऑथराइज करेगा? इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन बोल के एक डिपार्टमेंट है, या इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्बिट्रेशन बोल के एक डिपार्टमेंट है। एक ही है, दोनों में और है। इनको बोलेगा कोर्ट कि तुम लोग आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। तो देख, पहला रूल क्या बोला? पार्टी खुद डिसाइड कर ले कौन आर्बिट्रेटर होगा। पार्टी अगर 30 डेज में नहीं कर पाया तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट को बोलेगा कि तुम लोग आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। और अगर पार्टी 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया एक एक, और फिर वो दोनों मिलकर तीसरा नहीं कर पाए तो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट पे चला जाएगा 30 दिन में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और वो लोग बोलेगा इन इंस्टीट्यूशंस को कि तुम लोग अपॉइंट कर लो। ये है तरीका। नेक्स्ट बोला, डिस्कस एंड रीड द प्रोविजन फॉर चैलेंजिंग द आर्बिट्रेटर अंडर द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट। आर्बिट्रेटर को हम चैलेंज कर सकते हैं क्या? द पर्सन इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हाँ, हम अगर बोले कि देखो, सबसे पहला रूल क्या है? जो आर्बिट्रेटर आएगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। मतलब तेरे मेरे पे डिपेंडेंट नहीं हो और बायसनेस नहीं हो, जो पार्शियल नहीं होना चाहिए। When a person is approached in connection with this possible appointment as an arbitrator, he shall disclose in writing any circumstances. जिसको भी हम लोग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने जा रहे हैं वो राइटिंग में इस बात को डिस्क्लोज करेगा कि उसका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दोनों पार्टी से, कोई पास्ट प्रेजेंट लेन देन नहीं है दोनों पार्टी से, फाइनेंशियली या बिजनेस या प्रोफेशनल लेन देन। ठीक है। क्या वो सफिशिएंट टाइम डिवोट कर पाएगा इस मैटर को, इस केस को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर टाइम दे पाएगा? ये बात वो रिटर्न में लिख के देगा। ठीक है। हाँ सर। फर्दर एन आर्बिट्रेटर फ्रॉम द टाइम टू टाइम इज अपॉइंटमेंट एंड थ्रू आउट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शेल विदाउट डिले डिस्क्लोज इन द पार्टीज। अच्छा, अगर वो ड्यूरिंग द केस चलते चलते अगर वो पार्शियल हो गया या डिपेंडेंट हो गया तो वो तुरंत बता देगा कि भैया मेरे इस पार्टी से एक डीलिंग हुए, हमको आर्बिट्रेटर के पोस्ट से हटा लो। एन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर में बी चैलेंज ओनली इफ। अब तुम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? ओनली इफ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट गिव राइट टू जस्टिफिएबल डाउट एज टू इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल। घूम फिर के वही पॉइंट पे आ रहा है भाई कि अगर कोई कारण से वो डिपेंडेंट हो जाए या पार्शियल हो जाए, पार्टी को इस बात का डाउट हो रहा है और जस्टिफाइड डाउट, ऐसे मन में डाउट होने से नहीं वो तुम्हारे फेवर में बोल रहा मतलब पक्का ही उससे लिंक होगा, ऐसे नहीं, मेरे पास कुछ जस्टिफिएबल प्रूफ है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं कि आर्बिट्रेटर को हटाओ। ठीक। एंड ही डज नॉट पॉजेस द क्वालिफिकेशन। या फिर हमको लग रहा है डिस्कशन होते होते हमको समझ में आया दोनों पार्टी इस बात पे एग्री कर रहा है कि नहीं भाई इसके पास वो नॉलेज ही नहीं है जो इस मैटर को सॉल्व कर सके, तो चैलेंज कर सकते हो। तो या तो पार्टी के पास जस्टिफिएबल डाउट है, सिर्फ डाउट नहीं जस्टिफिएबल डाउट है, ये आर्बिट्रेटर डिपेंडेंट हो गया, अब इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर इम्पार्शियल नहीं है, पार्शियल हो गया, या फिर दोनों पार्टी इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि इसके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है,
ठीक है ना। हाँ हाँ सर। तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का प्रोसेस क्या होगा? पहले बात तो पार्टी को फ्री आपस में एग्री होना पड़ेगा, दोनों पार्टी को। पार्टी आर फ्री टू एग्री, पार्टी एग्री कर लिए कि हाँ इसको चैलेंज करते हैं। इफ पार्टीज आर एग्रीड अपॉन द प्रोसीडिंग एंड द चैलेंज फेल, पार्टी आपस में एग्री किया और फिर बाद में चैलेंज किया और वो चैलेंज फेल हो गया, देन द आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल शैल कंटिन्यू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, तब फिर केस चलता रहेगा। मतलब वही आर्बिट्रेटर रहेगा और मैटर आगे जाएगा। अब हम चैलेंज किया, हमको लगा नहीं आर्बिट्रेटर पार्शियल हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है, हम चैलेंज किया, बाद में इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया, तो वही आर्बिट्रेटर कंटिन्यू रह जाएगा। ठीक है ना। When an arbitral award is made, the party challenging the arbitrator may make an application for setting aside such an arbitral award in accordance with the section 134। अच्छा, यहाँ पे सिंपल बात बोल रहा, मान लो हम लोगों को डाउट हो रहा है, हाँ, उसी बीच में आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड डिक्लेयर कर दिया, तो हम लोग कोर्ट में बोल सकते हैं कि जब तक ये चैलेंज फेल या सक्सेसफुल नहीं हो तब तक इस आर्बिट्रेटर का डिसीजन को एक बार सेट असाइड यानी रोक दिया जाए। समटाइम पार्टी में फेल टू एग्री अपॉन टू चैलेंज द प्रोसीड्यूर, then also parties entitled to challenge arbitration within 15 days under becoming aware of the constitution of arbitral tribunal। अगर दोनों पार्टी एग्री कर गया तो कभी भी चैलेंज कर सकते हैं कि आर्बिट्रेटर हटाओ। लेकिन अगर मान लो पार्टी आपस में एग्री नहीं कर रहा, तुमको लग रहा है नहीं ये तो ठीक ही है आर्बिट्रेटर, और हमको लग रहा है नहीं ये तो गलत है, ये आर्बिट्रेटर ठीक नहीं है। जब दोनों पार्टी एग्री करके, देवराज नीरज एग्री कर गया कि अभिषेक सर ठीक नहीं है, हाँ, तब तो फिर कभी भी चैलेंज करके हटवा सकते हैं। जब दोनों पार्टी रेडी है तो ठीक ही है, कोर्ट को क्या दिक्कत है, वो आर्बिट्रेटर को हटा देगा, दूसरा आर्बिट्रेटर लो। हाँ, लेकिन अगर बेटा जी अगर दोनों पार्टी को लग रहा है, एक पार्टी को लग रहा है ये ठीक है, एक पार्टी को लग रहा है ये ठीक नहीं है, हाँ, तो फिर जिस दिन वो ट्राइब्यूनल बना, वो आर्बिट्रेशन टीम बना, उसके 15 दिन के अंदर अंदर चैलेंज कर लो, नहीं तो छोड़ दो। तो एग्रीड है तो कभी भी करो, लेकिन अगर एक पार्टी को चैलेंज करना है तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद नहीं। ओके। स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ काउंसिल एक्ट इन रिगार्डिंग द डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी। अगर पार्टी डिफॉल्ट निकला तो फेलियर टू कम्युनिकेट क्लेम, इफ क्लेमेंट फेल टू कम्युनिकेट हिज क्लेम विद इन टाइम द आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग, हाउएवर इफ क्लेमेंट शोज सफिशिएंट कॉज कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। देखो सीधा बात है, मेरे अगेंस्ट तुम केस कर रहे हैं और तुम ही कोर्ट में नहीं पहुंच रहे, हाँ, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, केस को टर्मिनेट कर देगा, मेरे फेवर में डिसीजन दे देगा। हाँ, लेकिन अगर तुम जस्टिफाइड रीजन दे दिया कि तुम क्यों डिले हुआ, मान लो तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुम हॉस्पिटल था, अब कैसे पहुंचता, हाँ, तो फिर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बोला कि अगर वो फेल कर गया वहां पहुंचने में और बातचीत करने में जो क्लेम कर रहा है, तो केस को कब कैंसिल करेंगे। दूसरा यानी यहाँ पे क्लेमेंट अगर डिफॉल्ट करे तो क्या होगा, अगर डिफेंस वाला डिफॉल्ट करे तो हमको डिफेंस करना है ना, तुम मेरे पे इल्जाम लगाए, तो फिर केस चलता रहेगा। अगर हम नहीं पहुंच पाए तो तुम केस किया है ना मेरे ऊपर, हाँ, तो ऑब्वियस बात हम तो जानबूझ के भी नहीं पहुंचना चाहेगा ताकि केस कैंसिल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तब केस चल जाएगा, मेरे बिना केस चलेगा। इफ एनी पार्टी फेल टू अपीयर और ओरल हियरिंग और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एविडेंस, ट्राइब्यूनल में कंटिन्यू द प्रोसीडिंग एंड मेक द आर्बिट्रल अवार्ड एविडेंस बिफोर इट। अब मान लो कोर्ट हमसे हो गया अवार्ड, ये प्रूफ मांगा, हम वो प्रूफ नहीं ला पा रहे, या प्रूफ देने में देरी कर रहे हैं, या मेरे से कुछ ओरली क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करने में देरी कर रहा है या नहीं दे पा रहा है आंसर, तो अब तक जितना डिसीजन, जितना प्रूफ उनके पास आया है उसी के बेस पे वो लोग डिसीजन दे देगा। ठीक ही है। तो पार्टी का डिफॉल्ट का 3 पॉइंट हुआ, जब क्लेमेंट डिफॉल्ट किया तब, जब डिफेंस वाला डिफॉल्ट करे तो, और अगर कोई एविडेंस या ओरल बात बोलना तो वो नहीं बोल पा रहे दोनों पार्टी, तब क्या होगा। नेक्स्ट बोला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ऑब्वियस बात है, ट्राइब्यूनल में लॉ का मैटर जानने वाले लोग हैं, बट ये हीरा असली है कि नकली है ये वो लॉ वाला बता पाएगा क्या? नहीं। इसके लिए तो एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा जो हीरा का समझ रखता हो। हाँ। वैसे ये बिल्डिंग का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 लाख की 5 करोड़, ये बात लॉ वाला बता सकता है क्या?
नहीं वो सर, तो कोई आर्किटेक्चर चाहिए। एक्सपर्ट चाहिए। हाँ। तो यानी ट्राइब्यूनल को ये अलाउड होगा कि वो कोई एक्सपर्ट को अपॉइंट करे, अगर उनको लग रहा है कि इस मैटर में एक्सपर्ट का जरूरत है, कर सकता है, कोई ना थोड़ी नहीं। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मे अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट टू रिपोर्ट इट टू एन स्पेसिफिक इशू टू डिटरमाइन द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मे रिक्वायर अ पार्टी टू गिव अ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और प्रोड्यूस। अब वो जो एक्सपर्ट आएगा, दोनों पार्टी को उसको पूरा डॉक्यूमेंट्स और चीजों को दिखाना पड़ेगा, हर बात का जवाब देना पड़ेगा। वो एक्सपर्ट आके ओरल हियरिंग में आएगा और अपना बात रखेगा दोनों पार्टी के सामने, ताकि कोई भी चैलेंज भी करना चाहे तो कर सके। हाँ। ठीक है ना। अगर पार्टी बोलेगा कि एक्सपर्ट कैसे इस रिजल्ट तक पहुंचा, एक्सपर्ट कैसे ये वैल्यू निकाला, तो वो उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ भी दिखाएगा एक्सपर्ट। यहाँ पे कोई रूल वाइज बात नहीं है, नॉर्मल बोला अपॉइंट कर सकते हैं और तुम उस एक्सपर्ट को दोनों पार्टी प्रॉपरली सपोर्ट करेगा, मतलब सारा कुछ बताएगा दिखाएगा, और पार्टीज को भी अगर कोई प्रूफ चाहिए कि एक्सपर्ट ये बात कैसे कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा, ये हीरा 5 करोड़ का है कि 50 लाख का है, तो वो लोग भी प्रूफ मांग सकते हैं उससे। मेकिंग एन एडिशनल अवार्ड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल नॉर्मल डिक्लेरेशन जो देगा तो देगा ही। मान लो ये प्रॉपर्टी तेरा है कि मेरा है, तो कोर्ट एक डिसीजन तो देगा ना वो ट्राइब्यूनल कि हाँ ये देवराज का है, ये नहीं ये नीरज का ही है। उसके अलावा और भी कोई डिसीजन दे सकता है। तो अब पार्टी में ऑल्सो रिक्वेस्ट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू मेक एन एडिशनल अवार्ड रिगार्डिंग एनी क्लेम प्रेजेंटेड इन द प्रोसीडिंग बट सेम इज ओमिटेड फ्रॉम द आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब जो मेन अवार्ड दे रहा है वो तो देगा ही। मान लो बोल दिया हाँ प्रॉपर्टी नीरज को मिलेगा, तो नीरज केस जीत गया। लेकिन अब नीरज कोर्ट को बोल रहा है कि अरे देवराज तो प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग भी बना के रखा था, वो बिल्डिंग तुड़वाने का खर्चा भी दिलवाओ मेरे को, क्योंकि हम ये बिल्डिंग हटा के इस जमीन पे कुछ और करना चाहते हैं। तो वो भी अवार्ड डिक्लेयर करेगा वो रिक्वेस्ट हमको 60 डेज के अंदर करना पड़ेगा। तो ये तभी होगा, वरना नहीं। तो यहाँ पे एक ही बात याद रखने लायक है, 60 डेज। अब आया करेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड। अवार्ड में गलती है तो उसका करेक्शन का बात, उस अवार्ड को कैसे समझे, तो इंटरप्रिटेशन कैसे करें, और अगर वो अवार्ड को साइड में रखवाना हो, मतलब कैंसिल करवाना हो, तो कैसे होगा। तो पहले बोला डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एन अवार्ड। पहले करेक्शन और इंटरप्रिटेशन का बात किया। आफ्टर इशूइंग द आर्बिट्रल अवार्ड, इफ एनी पार्टी फील्स दैट देयर इज अ मिस्टेक इन द अवार्ड or they require the interpretation of the matter, they may ask within 30 days from the receipt of the award. मेरे को लग रहा है जो अवार्ड दिया वो गलत है या मेरे को समझ ही में नहीं आया, तो हम उसका 30 डेज में रिक्वेस्ट करके वो लोग को बोल सकते हैं कि दोबारा देखो, या हमको जैसे कंप्यूटेशनल एरर है, क्लैरिकल एरर है, टाइपिंग एरर है, या कोई अदर सिमिलर नेचर का एरर है, तो ऑब्वियस बात हम वो ठीक करवाएंगे ना। मान लो अवार्ड में लिखा है 5 + 5 = 12, मतलब 5 लाख देगा। मान लो 5 लाख प्रॉपर्टी का पेमेंट होगा, 5 लाख जो डैमेज हुआ उसका पेमेंट होगा, तो टोटल तो 10 लाख पेमेंट होना चाहिए ना। बट फाइनल फिगर में लिखा सो द पार्टी विल पे 12 लाख। भाई ये कैसे फिगर है ना। तो हम चैलेंज करेगा ना, इसको ठीक करवाओ भाई, हमें तो 10 लाख होना चाहिए ना, 12 लाख क्यों देगा। हम डिसीजन मान लिया कि हाँ ठीक है प्रॉपर्टी का पैसा भी देगा और डैमेज भी देगा, लेकिन फिगर तो मिला के 10 लाख आ रहा है, 12 लाख कैसे हो गया। तो ये तो ठीक करना पड़ेगा ना, वरना तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि इस टाइपिंग एरर को ठीक करो, कितना दिन में, विदिन 30 डेज। या हमको समझ में नहीं आया कैलकुलेशन पहुंचा कैसे कि प्रॉपर्टी का 5-6 लाख वैल्यू हो, तो समझाओ हमको। तो हम समझाने के लिए भी चैलेंज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए। वही 30 डेज के अंदर दोनों चीज के लिए चैलेंज हो सकता है, और ज्यादा कुछ काम का बात नहीं। अब आया एनिमुलेट द ग्राउंड ऑन विच द आर्बिट्रल अवार्ड में भी चैलेंज इन द कोर्ट। नॉर्मली हम लोग क्या बोले थे, जनरली चैलेंज नहीं होता, लेकिन कभी कभी तो अलाउड भी होगा ना। तो कौन कौन सा ग्राउंड है जहां हम चैलेंज कर सकते हैं। तो बोला व्हेन द पार्टी इज मेकिंग एन एप्लीकेशन फर्निश बिफोर प्रूव द कोर्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तभी कोर्ट उस अवार्ड को रोकेगा या सेट असाइड करेगा। हमको प्रूव करना पड़ेगा कुछ बातों को। नॉर्मली कोर्ट बोलेगा जो आर्बिट्रेशन आंसर कर दिया हम मान ले रहे हैं, नहीं करेंगे हम चेंज। लेकिन कब कब चेंज करने के लिए हम मान सकते हैं, बोले द पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, वो पार्टी का ही प्रॉपर्टी नहीं था जो इस केस को जीता है,
तो फिर चैलेंज कर सकते हैं। द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ। लॉ के हिसाब से उस एग्रीमेंट में जो बातें लिखी है वो एज पर लीगली वो बातें हो ही नहीं सकती, मतलब अगेंस्ट द लॉ बातें लिखी गई है एग्रीमेंट में, तो ऑब्वियस बात हम चैलेंज कर सकते हैं। हाँ। हमको प्रॉपर नोटिस ही नहीं मिला और कोर्ट आंसर कर दिया, ट्राइब्यूनल अपना आंसर कर दिया, अरे वाह मेरे को मेरा बात ही रखने का मौका नहीं दिया और आर्बिट्रेशन अवार्ड डिक्लेयर हो गया, ये कैसे होगा? अवार्ड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ सबमिशन। अवार्ड वैसे नहीं है जैसे हम लोग बोला गया था। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ही प्रॉपर नहीं था, मतलब वो ट्राइब्यूनल ही सही नहीं था, वो हम चैलेंज किया ना, वो ट्राइब्यूनल इम्पार्शियल नहीं था या इंडिपेंडेंट नहीं था। हाँ। हम चैलेंज कर ही सकता है, तो कोर्ट एक बार बोलेगा ना मैटर को रोको। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अभिषेक सर तो, या देवराज प्रूव करने जा रहे हैं कि अभिषेक सर तो नीरज के पार्टनर है, तो बाद में पता चला देवराज को, तो देवराज तो चैलेंज करेगा ना उसको फिर। हाँ। आर्बिट्रल प्रोसीडियर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। देखो प्रोसीडियर पूरा पार्टी आपस में एग्री करता है, वैसी प्रोसीडियर से पूरा केस चलता है। हाँ। तो वहां पे जिस प्रोसेस से हम लोग डिसाइड किए थे उस तरीके से केस नहीं चला, तो चैलेंज कर सकते हैं और एक बार मैटर को रुकवा सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन। जो टॉपिक पे लड़ाई है वो टॉपिक आर्बिट्रेशन के केस में है ही नहीं। जो ऊपर एक केस में पढ़े थे ना कि ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड है कि ओरिजिनल है, विल वाला। हाँ सर, अवार्ड इज इन कंफ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी। अवार्ड ऐसा है जो अगेंस्ट द पब्लिक है, तो ये सब केस में चैलेंज किया जा सकता है। हाँ। कितना दिन में टाइम लिमिट कितना दिया इस केस को चैलेंज करने का? 3 महीना। हाँ। और इस 3 महीने से और 30 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर हम कोई सफिशिएंट रीजन प्रूव कर पाए तो। कोर्ट एक बार उसको रुकवाएगा, दूसरा पार्टी को नोटिस देगा कि तुम भी मैटर में आओ, अपना पॉइंट रखो, और फिर 1 साल के अंदर कोर्ट इस पे अपना डिसीजन दे देगा कि ट्राइब्यूनल वाला अवार्ड मान्य है कि कैंसिल है। नेक्स्ट बोला, अनिल मूव्स एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज नॉट गिवन अ प्रॉपर नोटिस ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एंड देयरबाय नॉट बीइंग एबल टू प्रेजेंट हिज केस। ही फर्निश सफिशिएंट प्रूफ एंड प्लीड बिफोर द कोर्ट दैट द रिसीव्ड द आर्बिट्रेशन अवार्ड जस्ट 15 डेज बैक। वो बोल रहा है कि मेरे को प्रॉपर नोटिस ही नहीं मिला मेरा बात रखने का, और ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन दे दिया, और वो इस बात को प्रूव करने के लिए तैयार है कोर्ट में। तो क्या अनिल का रिक्वेस्ट मानेगा कोर्ट? हाँ मानेगा, क्योंकि 3 महीने तक का टाइम है और वो कितना दिन में केस करने आ गया? 15 दिन में। तो बिल्कुल केस माना जाएगा उसका। ठीक है। वेदर द लॉ लिमिटेशन विल नॉट इन द बार इन दिस केस। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे रुकावट नहीं बनेगा इसका। नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलता है कितना महीना तक। अरे हर एक केस में लिमिट है ना कि इतना दिन के अंदर केस करो वरना फिर नहीं कर सकते। हाँ। तो यहाँ तो 3 महीने का टाइम है ना इस केस में कि 3 महीने के अंदर तुम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। हाँ। तो यहाँ तो 15 दिन में चैलेंज कर दिया, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन कहां से उसका रुकावट बना? ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक आया फॉरेन अवार्ड। तो डिस्कस बिटवीन द ग्राउंड फॉर अपोजिंग द फॉरेन अवार्ड मेड बाय द अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट। सेम रीजन फिर दिए, देखो पार्टी इनकेपेबल है, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया। अरे फॉरेन अवार्ड हो चाहे इंडियन अवार्ड हो, सारा ही अवार्ड में सेम ही रीजन है कोर्ट में अवार्ड को रुकवाने का। ठीक है, तो अलग रीजन कुछ नहीं है, सब सेम रीजन है। नेक्स्ट टॉपिक आया कंसिलिएशन। तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में फर्क क्या है? आर्बिट्रेशन एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज to submit the arbitration of all certain dispute which have arisen between the parties in respect legal relationship whether contractual or not. लेकिन conciliation क्या होता है? If the dispute between the parties is settled by means of mediation or of a friendly manner, तुम्हारा यार दोस्त रिलेटिव तुम्हारे बीच में मैटर को सॉल्व कराए उसको बोलते हैं कंसिलिएशन। हाँ। इन आर्बिट्रेशन द डिसीजन इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड, बट यहाँ पे उसको नॉर्मल सेटलमेंट बोलते हैं। हाँ। इन आर्बिट्रेशन पार्टीज कैन नॉट अपॉइंट इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। यहाँ पे इवन नंबर नहीं होंगे, लेकिन कंसिलिएशन में इवन नंबर भी अलाउड है। हाँ। आर्बिट्रेशन कैन अपॉइंटेड इवन बिफोर द डिस्प्यूट अराइज। आर्बिट्रेटर हम लोग लड़ाई के पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं कि अगर इस मैटर में कोई लड़ाई हुआ
तो ये आदमी हाँ। सॉल्व करेगा। तेरे मेरे बीच में बिजनेस डील हो रहा है हाँ और हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए कि अगर तेरे मेरे बिजनेस डील में कोई झमेला आया तो अभिषेक सर इसको सॉल्व करेंगे। हाँ लेकिन कंसिलिएशन में झगड़े के बाद अपॉइंट होता है। आर्बिट्रेटर हैज अ राइट टू सीक एविडेंस और कॉल विटनेस। आर्बिट्रेटर के पास हक है कि वो तुमसे एविडेंस मांगेगा, विटनेस बुलाएगा, बट कंसिलिएशन में ऐसा नहीं होता, उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। ठीक है, फिर वही आ गया कंसिलिएशन और मीडिएशन का मतलब बताओ। तो इन दोनों में अब क्या फर्क है? Conciliation is the amicable settlement of dispute between the parties with the help of a conciliation. In conciliation, there is a win-win situation as both parties agree to discuss among themselves. Conciliation और mediation में मेन क्या फर्क है? दोनों पार्टी एग्री करके बोला था कि ठीक है हमारा यार दोस्त या भाई बहन मिलके मैटर सॉल्व करेगा। ठीक है, दोनों पार्टी का विन विन सिचुएशन था। बट मीडिएशन क्या हो रहा है? जहां पे झगड़ा हो गया और हम और तुम तैयार नहीं है कि आदमी हमारा मीडिएटर बनेगा, लेकिन वो वॉलेंटरी खुद से आके हमारा मैटर को सॉल्व करवा रहा है। तेरे मेरे बीच में झगड़ा हो गया और अभिषेक सर आके मैटर सॉल्व करवा दिया, वो हुआ मीडिएशन। ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेशन में तेरे मेरे बीच में झमेला था और हम लोग दोनों मिलकर डिसाइड किए कि अभिषेक सर हमारे टीचर है, वो हमारा मैटर सॉल्व करवा देंगे। इन दोनों में खाली इतना ही फर्क है। नेक्स्ट बोला कंसिलिएशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस इन विच द कंसिलिएटर द थर्ड पार्टी ट्राई टू ब्रिंग डिस्प्यूटेड टू एन एग्रीमेंट। हाँ सही बात है, ये इनफॉर्मल है ऑब्वियसली, फॉर्मल तो नहीं है, फॉर्मल तो आर्बिट्रेशन हुआ। तो कंसिलिएशन सेटलमेंट जो है वो इनफॉर्मल है। यहाँ पे दोनों पार्टी का विन विन सिचुएशन है क्योंकि यार दोस्त आके मैटर को सॉल्व करा रहे हो, दोनों रेडी भी है। अच्छा, यहाँ पे इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है, वही ऊपर वाला सारा पॉइंट दे दिया। कंसिलिएटर दोनों मिलके अपॉइंट करेंगे। अच्छा, सोल कंसिलिएटर भी हो सकता है, हाँ एक आदमी भी मैटर सॉल्व करवा सकता है। हाँ, और हम लोग एक एक डिसाइड किए और वो एक को ले आया, वो भी हो सकता है। यहाँ पे वो भी ना नहीं है आर्बिट्रेटर की तरह। ठीक है, कंसिलिएटर का मेन रोल क्या होगा? वो अगेन वही इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तो होना ही चाहिए, मतलब बायसनेस नहीं करेगा भाई। बट ये इनफॉर्मल हो गया और आर्बिट्रेशन फॉर्मल हो गया। आर्बिट्रेशन का एक्ट है, कंसिलिएशन का कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ सर। व्हाट इज कंसिलिएशन? ब्रिंग आउट सम डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। देखो, कंसिलिएशन एक एमिकेबल सेटलमेंट है, मतलब इनफॉर्मल सेटलमेंट है दोनों पार्टी के बीच में, जहां दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन में है क्योंकि वो उनका दोस्त है और दोनों मिलके उस दोस्त को बोला है कि तुम हमारा झगड़ा सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेशन एक फॉर्मल तरीका है, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे पूरा एक्ट इन्वॉल्व होगा, पूरा लॉ इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे कोई जज लॉयर वो वैसा पढ़ाई लिखाई वाला आदमी आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, थ्रो द लाइट ऑन द रोल ऑफ कंसिलिएटर इन ए कंसिलिएशन। कंसिलिएटर का रोल क्या है? वो हम दोनों को असिस्ट करेगा। देखो, एक्चुअली में ना डिसीजन नहीं देगा कंसिलिएटर कि ये कर लो फाइनली, यही मेजर भी डिफरेंस एक और है। आर्बिट्रेशन फॉर्मल है, वहां पे वो जो जज या जो भी आदमी होगा वो अपना वर्डिक्ट देगा, लेकिन कंसिलिएशन में वो दोस्त आके वर्डिक्ट नहीं देगा तुम्हारा। वो बोलेगा देखो भाई मेरे को ये बात ठीक लग रहा है, बाकी तुम लोग समझो, है ना सर? हाँ सर। तो वो हमारे बीच में फेयर एंड जस्टिस में बात करके हम दोनों को गाइड करेगा, खाली वो आंसर नहीं देगा, वो खाली गाइड करेगा कि देखो भाई इस हिसाब से तुम्हारा ये हक बनता है, या नॉर्मल बिजनेस में तो ऐसा होता है। वो हम लोगों को ये सब चीजों में गाइड कर देगा। अब हम लोगों का मन है कि हम लोग उसको फॉलो करें कि छोड़ दें। मतलब कंसिलिएशन का डिसीजन माने नहीं माने वो भी हमारे ऊपर है, लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो तो लीगल है ना सर, और तो आपको मानना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहाँ पर भी साइन वाइन होगा, राइटिंग में बनेगा, वो सब तो हो गई। हम क्या बोला, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है, ये गाइड कर रहा है, वहां फॉर्मल तरीके से हो रहा है, प्रॉपर रूल में होगा और वो फाइनल डिसीजन भी देगा। मेजरली इतना ही फर्क है। ये चैप्टर खत्म।